अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक अहम इंकशाफ वजारत दाखिला की तरफ से किया गया है कि 1500 शरपसंद PTI के एहतजाज में शामिल थे और इससे भी बड़ा इंकशाफ ये कि इन शरपसंदों की क़यादत मुराद सईद कर रहे थे। इस पे तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे PTI के अंदर अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई मीडिया के ऊपर ऑलरेडी कवर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, बुशरा बीबी ने PTI के MPs को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान हैं, उनको कहा कि अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने के हवाले से उनकी हिमायत चाहिए। तो तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा के MPs हैं, बुशरा बीबी का साथ देने से इनकार कर दिया। इस पे तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे PIA की बहाली। यूरोप में एक बार फिर से उनको थर्ड कंट्री ऑपरेटर के तौर के ऊपर इजाज़त मिल गई है। इससे जो मुल्की खजाने को और ओवरऑल PIA को कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो PTI के फाइनल कॉल एहतजाज के हवाले से। आपको याद होगा मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ शरपसंद अनासिर पकड़े हैं और उसके साथ साथ कुछ गैर कानूनी अफगान शहरियों को पकड़ा है जो कि यहाँ पे मार धाड़, तोड़ फोड़ और उसके साथ साथ जो तखरीबी कार्रवाइयाँ थी उसमें मुलव्वस थे। और उन तमाम जो शरपसंद अनासिर थे उसके हवाले से जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको कल बताई थी। और उसमें मेरे जो अपने वीलॉग के कमेंट में भी आप कुछ दोस्तों ने इस हवाले से ये बात भी की कि हो सकता है कि इसके हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर कोई वजाहत आ जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। आज वही हुआ। वजारत दाखिला की तरफ से एक तफसीली इसके ऊपर जो PTI की तरफ से जो एहतजाज की फाइनल कॉल थी उसके हवाले से एक पूरा ब्रीफ दिया गया है, मीडिया के साथ शेयर किया गया है, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, जिसमें बहुत अहम किस्म के इंकशाफात हुए हैं। जो मेरे लिए सबसे अहम इंकशाफ है वो ये है कि जो PTI का एहतजाज था उसमें 1500 शरपसंद अनासिर थे, लेकिन इससे भी बड़ा जो अहम इंकशाफ था वो ये था कि इन शरपसंद अनासिर की जो निगरानी कर रहे थे या इसको लीड कर रहे थे वो मुराद सईद के हवाले से आपके इल्म में है कि मुराद सईद 9 मई के बाद रूपोश है। उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें मीडिया के ऊपर आती रही। मैंने अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में बताया कि मुराद सईद कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, जो कि मैंने जितना भी इमिग्रेशन रिकॉर्ड और उसके हवाले से इंफॉर्मेशन ली थी, मुराद सईद का कभी भी एग्जिट नहीं हुआ पाकिस्तान के बाहर उनके पासपोर्ट से। तो वो पाकिस्तान के ही किसी, हो सकता है सेटल्ड एरियाज में हो, क्योंकि ट्राइबल एरियाज या ये इस तरह के जो कबायली इलाकों में अगर वो जाते हैं तो उससे पहले सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती हैं, वहां से उनको गुजरना पड़ता और वहां से उनके लिए उनका पकड़े जाना ज्यादा आसान था बजाय इसके कि सेटल्ड एरियाज में। इसलिए जो मैंने अपने तौर के ऊपर पहले भी वीलॉग्स में बताया था कि मुराद सईद ये पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में हो सकते हैं। बहरहाल अब जो वजारत दाखिला की तरफ से एक अहम ब्रीफ मीडिया को शेयर किया गया है, ओवरऑल पूरा बताया गया है जो PTI के हवाले से जिन लोगों को पकड़ा गया है, उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अरकान है या एहलकारान है उनका क्या नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स और उसके अलावा जो लोग शामिल थे उसके हवाले से भी एक इंफॉर्मेशन तफसीली तौर के ऊपर शेयर की गई है वजारत दाखिला की तरफ से। मैं अगर उसका ब्रीफ आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं कि इसमें ये जो वजारत दाखिला की तरफ से ये दावा किया गया है कि ये जो गैर मामूली इमरात और बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद PTI ने जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह क्लियर कट कहा था कि वफाकी दारुल हुकूमत में कोई तोड़ फोड़, कोई एहतजाज जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया और उसके साथ साथ मुजाहिरीन से असला बशमूल स्टील, स्लिंग शॉट्स, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस, शेल और कील जुड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। ये PTI की जो फाइनल कॉल थी उसके दौरान। साथ ही वजारत दाखिला की तरफ से ये भी बताया गया कि पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल
का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। जो सबसे अहम इंकशाफ वो किया गया है, वो कहते हैं कि ये सख्त गिर 1500 शिद्दत पसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो कि खुद भी हमरा था। इसके साथ साथ ये भी कि इस गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया, सूबाई और सरकारी मशीनरी की मदद से सड़क पर नस्ब रुकावटें हटाकर दूसरे शरपसंद जत्थों के लिए रास्ता बनाते आए। ये जो 1500 जो शरपसंद और शिद्दत पसंद जो एक जत्था था या जो गिरोह था मुराद सईद की सरबराही में, ये दावा किया गया है वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से, ये रास्ता बनाने और ये सारा कुछ जो रास्ते क्लियर करते रहे ये लोग थे। उसके साथ साथ जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया और साथ ही शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिसमें पुलिस, जिसमें रेंजर्स, एफसी और दीगर जो इदारे थे उनके एहलकारान जो जख्मी हुए हैं। वजारत दाखिला ने ये जो मजीद इस पे बताया है कि पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात को महफूज और गैर मुल्की सफारतकारों की हिफाजत और दौरे पर आए हुए अहम वफूद के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। लेकिन जो फौज है या उसके साथ साथ जो पुलिस और रेंजर्स ने इस पुरतशद्दुद हजूम को मुंतशिर करने के लिए कोई लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया। जो डायरेक्ट फायरिंग का ये दावा किया जा रहा है उसकी तरफ से, ये वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर इसमें बताया गया है कि कोई इस तरह की फायरिंग या लाइव फायरिंग नहीं की गई। साथ ही ये भी कि प्रोपेगेंडा में जो मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की ये जो मज़मूम कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और इस हवाले से कोई भी जो हुकूमत की तरफ से, खासतौर के ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उनकी तरफ से कोई इस तरह के लोगों के ऊपर गोलियां नहीं बरसाएगी। उसके साथ साथ ये एक बड़ा अहम दावा किया गया है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियार एक्सक्यूज मी समेत 39 मौलिक हथियार भी बरामद किए गए हैं और पकड़े गए शरपसंदों में से 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती कातिल शामिल थे। पुरतशद्दुद मुजाहरे के दौरान इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक वो कहते हैं, जो वजारत दाखिला की तरफ से तखमीना लगाया गया है कि सैकड़ों मिलियन का जो प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ और उसके साथ साथ जो इनडायरेक्टली 192 बिलियन रुपीस पर डे के हिसाब से पाकिस्तानी मईशत को इसका नुकसान हुआ है। तो ये वजारत दाखिला की तरफ से एक पूरा जो फाइनल कॉल की तरफ से फाइनल कॉल के बाद ये जो एक पूरा ब्रीफ दिया गया है, मीडिया के साथ शेयर किया गया है। आपको याद होगा मैंने कल अपने वीलॉग में ये सारा बताया था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ लोग पकड़े हैं, उनसे बड़ा हैवी और खतरनाक किस्म का असलहा भी पकड़ा गया है और इस हवाले से आज बाकायदा तौर के ऊपर ये मीडिया को ब्रीफ भी कर दिया गया है। लेकिन उससे भी जो अहम बात और जो एक अहम सवाल है, जो वजारत दाखिला की तरफ से ये ब्रीफ शेयर किया गया है, उसमें जो मेरा एक सवाल है कि ये जो कहा गया है कि 1500 शरपसंद और शिद्दत पसंद जो एक गिरोह था जो कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलावर हुए और उसके साथ साथ जो रास्ते और बैरियर्स हटाने का जिनका काम था, ये तमाम जो 1500 एहलकारों को लीड कर रहा था वो मुराद सईद था। अगर ये हुकूमत को और जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको ये पता चल गया है कि मुराद सईद ही इसको लीड कर रहा था, तो मुराद सईद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और उसके साथ साथ ये भी कि ये जो 1500 शिद्दत पसंद या शर पसंद अनासिर थे, अगर हुकूमत को ये अब पता चला है और ये कहा जा रहा है कि ये इन्होंने ट्रेनिंग की है, मुराद सईद की ही जेर निगरानी ये वेल ट्रेंड लोग थे, तो ये जब ट्रेनिंग करते रहे, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को कभी भी मुराद सईद की भनक नहीं पड़ी? आज तक 2 साल होने वाले हैं, मुराद सईद का कोई अता पता नहीं चल रहा, वो उनको पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये क्या ये नाकामी नहीं है जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से? और उससे भी बड़ी नाकामी कि वो इस्लामाबाद पे एक जत्था लेके आया है, उसने चढ़ाई की और वापस चला गया, उसके बावजूद भी मुराद सईद को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये जो वजारत दाखिला की तरफ से बहरहाल एक झोल है। ताहम उसके साथ साथ जो बाकी जो शरपसंद अनासिर के हवाले से और जो गैर मुल्की और अफगान शहरियों के हवाले से ये दावा किया गया है, ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन और कुछ मैंने वीडियोस भी देखी इस हवाले से, मैंने अपने वीलॉग में जो कल बताया था, तो वो इस हवाले से एक दुरुस्त है जो वजारत दाखिला की तरफ से ये शेयर किया गया है मीडिया के साथ। इसका एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा आसान हल है कि ये हर महीने जो ये दावा किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि कुछ अफगान शरपसंद लोग हैं जो कि PTI के एहतजाजी मुजाहरों में शामिल होते हैं,
और वही तोड़ फोड़ करते हैं। तो उसका एक आसान हल है, क्योंकि ये गैर कानूनी जो तारकीन वतन है अफगान शहरी, उनको बराह रास्त अगर ये हुकूमत को ये पता चल जाता है कि ये लोग मुलव्वस हैं, तो उसका हल यही है उसकी रोकथाम के लिए कि उनको और उनकी फैमिली को फिलफोर डिपोर्ट कर दिया जाए। ये एक डिटेरेंस के तौर के ऊपर जब आप एक फैमिली को आप डिपोर्ट करेंगे, तो उसके बाद अल्टीमेटली कोई दूसरे जो है अफगान शहरी वो किसी भी पाकिस्तानी जो सियासी मामलात हैं उसमें मुलव्वस नहीं होंगे, और उससे भी ज्यादा इंतशार और शिद्दत पसंदी के जो इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें कभी मुलव्वस नहीं होंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से एक्टिवली काम करना होगा, खासतौर के ऊपर ये जो इस तरह हर गुजरते महीने के साथ पीटीआई एहतजाज के आड़ में वफाकी दारुल हुकूमत का नाटका बंद करती है, उसके लिए एक तो सख्त इक़दाम करने होंगे, जो कि गिरफ्तार किए गए हैं लोग जो कि तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे, और उसके साथ साथ अगर कोई गैर मुल्की और अफगान शहरी इस तरह की जो शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं तो उनको फिलफौर डिपोर्ट किया जाए। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत इसको आसानी से उसका जो है वो एक तदारुक कर सकती है। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब जरा बात कर लेते हैं पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी तौर के ऊपर इख्तलाफात हैं। ये एहतजाज के बाद जो फाइनल कॉल थी, उसके बाद ये जो नाकामी हुई, उसके बाद अल्टीमेटली पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सामने आने ही थे, और ये सामने आना शुरू हो गया जिस दिन एहतजाज के बाद बैरिस्टर सैफ ने भी ये बयान दिया मीडिया के ऊपर जाके कि जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ये मान गए थे और इमरान खान भी मान गए थे कि वो संजानी के मकाम के ऊपर पीटीआई धरना देने के लिए मान गई थी, लेकिन बुशरा बीबी बजिद थी कि नहीं, उन्होंने डी चौक ही जाना है। और डी चौक पे जब वो पहुंच गया और उसके बाद जो अंजाम हुआ, उसके बाद ये एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू हो गया, लेकिन मेरी जो इतलात हैं कि जैसे ही ये मानसेरा भाग के वापस गए बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और दीगर कुछ पीटीआई के जो अरकान थे, तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एक लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद इतनी शिद्दत से हुई कि अली अमीन गंडापुर ने फिर ये धमकी दी कि वो जो बुशरा बीबी हैं उनको सूबा बदर कर देंगे और उनको डिपोर्ट कर देंगे। तो बुशरा बीबी ने भी उनको अली अमीन गंडापुर को ये धमकी दी कि वो इनको अब मजीद वजीर आला के तौर के ऊपर नहीं चलने देंगे। बहरहाल इस हवाले से जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि बुशरा बीबी ने जो पीटीआई के अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनके साथ भी कुछ लोगों के साथ राब्ता किया है और अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर एक मुहिम चलाने की और जो कायल करने के हवाले से बातचीत की है मुख्तलिफ लोगों से। लेकिन जो मेरी इतलात के मुताबिक जो पीटीआई के अरकान हैं सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने बुशरा बीबी का साथ देने से इनकार किया है और अली अमीन गंडापुर के साथ रहने के लिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ रहने के हवाले से ही उन्होंने हामी भरी है। तो बुशरा बीबी को फिलफोर जो है ये कामयाबी नहीं मिल सकी अली अमीन गंडापुर को जो खासतौर के ऊपर हटाने के हवाले से। यही वो वजह है कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मीडिया के ऊपर भी ये खबरें चलती रही कि अली अमीन गंडापुर को हटा के बाबर सलीम स्वाति जो है वो उनको वजीर आला बनाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा, या कोई और उम्मीदवारान के हवाले से भी बातें चल रही थी। ताहम अभी कोई इस तरह का अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से वो कोई चांसेस नहीं है। और दूसरा जो एक और ऑप्शन थी गवर्नर राज लगाने के हवाले से, वो मैं ऑलरेडी अपने 2 दिन पहले वाले प्रोग्राम में बता चुका हूं कि उसकी भी अभी कोई ऑप्शन नहीं है अनलेस कोई ये जो वफाकी हुकूमत है कोई तगड़ा और कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर गवर्नर लगाएं, और उसके बाद जो सूबे के उसके बाद जो हालात होंगे उसको कंट्रोल करने के हवाले से उनके पास ना सिर्फ ये इख्तियारात हों बल्कि तजर्बा भी हो, तो फिर ये गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अदरवाइज जो मौजूदा गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, मैं नहीं समझता कि ये उनसे ये कंट्रोल किया जा सकेंगे जो हालात हैं अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसके बाद। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जरा बात कर लेते हैं PIA के हवाले से। आपको याद होगा कि आज से 4 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस टाइम जो वजीर हवाबाजी थे उस टाइम गुलाम सरवर खान, उनकी तरफ से कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक बयान दिया गया था और ये बयान दिया गया था कि PIA के पायलट्स 200 के करीब पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। ये जो पायलट्स को लाइसेंस जारी किए जाते हैं वो सिविल एविएशन की तरफ से किए जाते हैं। तो ये सिर्फ जो सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान थी उसकी तरफ से लाइसेंसेस सिर्फ PIA को नहीं जारी किए गए थे जो पायलट्स उसमें काम कर रहे थे, बल्कि उसके अलावा भी पाकिस्तानी
नेशनल जो पायलट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की सिविल एविएशन से लाइसेंसेस लिए थे, लेकिन वो दूसरे ममालिक की एयरलाइंस में काम करते थे। सिर्फ PIA को नुकसान नहीं हुआ था, उसके साथ साथ जो बाकी पायलट्स दूसरे ममालिक में काम करते थे उनको भी अपनी मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा था। तो ये अरबों रुपए का जो खसारा था हर साल के साथ सिर्फ एक गैर जिम्मेदाराना बयान की तरफ से होना, तो ये चाहिए था कि गुलाम सरवर खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती और उसके साथ साथ जो उनका ये बयान था उसकी वजाहत दी जाती उस टाइम की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से। लेकिन उसका उलट बिल्कुल हुकूमत ने उस टाइम उसको इंडोर्स किया और ये कहा कि ये बिल्कुल एक दुरुस्त जो इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई थी और ये जो जाली पायलट्स का जो मामला था, जाली डिग्रीज के हवाले से या लाइसेंसेस के हवाले से, ये बिल्कुल एक दुरुस्त मामला था। तो उससे जो यूरोपियन यूनियन थी उनकी तरफ से PIA के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। फिर इस हवाले से अब जो टोटल ये भी जो है कि ये सिर्फ PIA के ऊपर पाबंदी यूरोप में नहीं लगाई गई थी, बरतानिया में भी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी जो कि अभी तक ताहाल नहीं उठाई गई। तो उससे पाकिस्तान की जो मईशत है ओवरऑल उसको भी नुकसान हुआ। PIA का जो सालाना खसारा है वो भी हर गुजरते साल के साथ इसी वजह से बढ़ता गया, क्योंकि ये जो यूरोप का ऑपरेशन था PIA का, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होता था हज ऑपरेशन के बाद। ये ख़त्म होने के वजह से इसको जो कौमी खजाना था उसको अरबों रुपए का नुकसान हो। इस हवाले से अब जो PIA ने ये दोबारा से उनको अब इजाज़त मिली है, तो जो PIA के तर्जमान है उनकी तरफ से अब ये एक वजाहत जारी की गई है कि एनुअल जो रेवेन्यू होगा यूरोपियन जो ऑपरेशन के हवाले से PIA के, उससे तकरीबन 70 अरब रुपए का जो है ये एनुअल रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उसमें से ये 70 अरब रुपए सिर्फ यूरोपियन ममालिक का है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो PIA की जो परवाजें थी वो बरतानिया के हवाले से हैं। अगर बरतानिया का भी ओपन हो जाता है तो उससे पाकिस्तान को मजीद इजाफा होगा, सिर्फ रेवेन्यू के हवाले से नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं यूरोप में और बरतानिया में, उनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह जब ये शुरू होंगी तो ये एक बहुत बड़ा यूरोप में रहने वाले और बरतानिया में रहने वालों के लिए एक बड़ा फायदा होगा। तो उम्मीद काफ़ी है कि ये जो हमारे सियासतदान ये इस तरह के बयानात देने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे कि इससे कहीं मुल्क को तो नुकसान नहीं होगा और इससे कहीं मुल्क का जो इमेज है वो तो ख़राब नहीं होगा। इनकी तो सियासत वक्ती तौर के ऊपर बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन इससे जो नुकसान होता है मुल्क को और मुल्क की मईशत को, वो उसका कोई मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर इन वज़रा की और जो सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी बाकायदा इस हवाले से जो पब्लिक डीलिंग है इसके हवाले से बाकायदा ट्रेनिंग करनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।